Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of current affair. Current affair का मैंने पहले आपको G20 बताया था. G20 के बारे में मैंने डिटेल आपको बताई थी. उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है. आप उसको देख सकते हो वहाँ पर टेलीग्राम पे. आप डाउनलोड करो पीडीएफ को और इसका लेक्चर भी देखो, क्योंकि G20 से आप डायरेक्ट एक्सपेक्ट करोगे एक या दो क्वेश्चंस प्री में और मेंस में तो पूछा ही जाता है. ठीक है. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, आपको पॉलिटी का भी होता है, आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट का करंट अफेयर भी, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी होता है, और बाकी जो भी चीज़ें न्यूज़ में होती है वो सारा आपका पूछा जाता है. ठीक है, तो एक एक करके हम सारा करेंगे, बट अभी मैं आपके साथ पेस बना रहा हूँ, एक फ्लो बना रहा हूँ. ठीक है, जब तक आपको जो एक फ्लो बन जाएगा मेरे सब 4 5 में, उसके बाद हम काफ़ी एक एक आवर हम सेशंस को करेंगे तेजी से और कवर करेंगे करंट अफेयर को. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF भी बोलते हैं. रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सस्पेंडेड रशियाज मेंबरशिप और यूक्रेन वॉर. तो रिसेंटली अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसकी मेंबरशिप को क्या किया गया, सस्पेंड किया गया है बाय FATF ने, आपको बोलना है रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया. क्यों? क्योंकि यूक्रेन का वार चल रहा है रशिया के साथ. ठीक है, उसके बाद क्या है ये पता होना चाहिए आपको. FTAF क्या है, आपको बोलना है FATF is a Paris-based intergovernmental organization or intergovernmental body established in 1989. इसको establish कब किया गया है? 1989 में इसको establish किया गया as an initiative of G7. बहुत ज़्यादा important है. क्वेश्चन आपको बनेगा कि FATF जो है ये किसका इनिशिएटिव है, आपको बोलना ये G7 इनिशिएटिव है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. इसमें रशिया नहीं आता है, लेकिन अगर इसी G7 को, ये G7 है, अगर इसी को ऐड करेंगे हम, इसी में ऐड करें हम रशिया को ऐड करेंगे और ये बनता है G8. ये बनता है G8, याद रखना, ये हो गया G8. और इसी G8 को मैं डालता हूं किसके अंदर? G20 के अंदर. तो दैट मीन G20 जो है उसके अंदर सारी चीजें आ रही है. G7 जितने भी कंट्रीज है वो G8 के अंदर भी आते हैं, और जो G8 है वो G20 के अंदर भी मेंबर्स है. मतलब जो G7 के मेंबर्स है वो सभी मेंबर G20 के भी हैं, और जो G8 है वो G20 के मेंबर्स. तो आपको इजी हो जाएगा G20 को याद करना अगर आपको G7 और G8 पता होता है. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखाई थी, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने G20 की. तो इसलिए क्योंकि ये ज्यादा न्यूज में है तो इसलिए आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है. तो ये किसका इनिशिएटिव है, आपको बोलना है FATF जो है ये इनिशिएटिव है किसका? G7 का. इनफॉर्मल एंड नॉन परमानेंट बॉडी है, ये एक इनफॉर्मल बॉडी है, नॉन परमानेंट बॉडी है. एम क्या है ये यहाँ पर हमें देखना है. टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करना है, उसको रोकना है. जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो भी टेरर फाइनेंसिंग जो भी होती है, उसको क्या करना है हमें, उसको हमें रोकना है. एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ये सभी किस किस को कम्बैट करना है आपको बोलना है. एक तो टारगेट आपको करना है मनी लॉन्ड्रिंग को, दूसरा जो भी टेरर फाइनेंसिंग होती है इसके ऊपर इसका एम है, और तीसरा जो है जो भी फाइनेंसिंग होती है रिलेटेड टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का. अब यहाँ पर इंडिया की रिलेशन इसके साथ अगर देखा जाएगा, इंडिया ज्वाइंड विद ऑब्जर्वर स्टेट्स इन 2006. इंडिया ने ज्वाइन किया एज एन ऑब्जर्वर स्टेट्स पहले 2006 में एंड बिकम ए फुल मेंबर इन 2010. क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है, यानी आपको बोला यस इंडिया इज ए फुल मेंबर, और फुल मेंबर ये 2010 में बना. और जब इसने ज्वाइन किया था FATF को तो एज एन ऑब्जर्वर मेंबर ज्वाइन किया था 2006 में. तो इंडिया ने 2006 में ज्वाइन किया था, लेकिन फुल मेंबर बना है 2010. तो इतना आपको याद रखना, इंडिया जो है ये मेंबर है किसका? FATF का. क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इंडिया G7 का मेंबर है? इंडिया G7 का मेंबर नहीं है. G8 का मेंबर है, आपको बोला नहीं है. G20 का मेंबर है, आपको बोला यस G20 का मेंबर है, मैंने टिक किया इसको. G7 को क्रॉस किया, G8 को क्रॉस किया. आसियान का मेंबर है, आप बोलोगे नहीं सर आसियान का भी मेंबर नहीं है. उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास लिस्ट होना चाहिए किस किस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है और किस किस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है. ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये मेंबर हमें देखने को मिलता है. एक रिपोर्ट होता है जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट. होता क्या है रिपोर्ट, उसमें आपको घुसना नहीं है, बट म्यूचुअल इवैल्यूएशन एक रिपोर्ट होता है, वो होता है रिलेटेड FTA. क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. टर्म कौन सी होगी? म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. आपको लिखना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सीधे टिक करना है. ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो होता है इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. आई होप यहां तक मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी.
उसके बाद अगर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट्स बाय मेंबर कंट्रीज। जो भी मेंबर कंट्रीज होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, वो वॉलंटरी इंप्लीमेंट जो भी होता है उनको, ठीक है, वो वॉलंटरी इंप्लीमेंटेशन करता है उस रिपोर्ट को, जो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ये नहीं है कि लीगली बाइंडिंग है, ये इनको ये वॉलंटरी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। प्लेनरी मीटिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कोई मीटिंग्स होती हैं, जो भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर्स थे वो कुछ मीटिंग्स करते हैं। द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और इसी को हम बोलते हैं हम प्लेनरी मीटिंग्स। और इन ये साल में 3 बार जो है ये मीटिंग्स होती है। कब? फरवरी के मंथ में, जून के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में ये मीटिंग्स होती है, टू टेक स्टॉक ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। जो भी ये रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, ऑफ द कंट्रीज दे रिव्यू, और कंट्रीज को रिव्यू किया जाता है, इस रिपोर्ट को देखकर कंट्रीज को रिव्यू किया जाता है। ऑल्दो सस्पेंडेड, आपको पता है रेशिया को सस्पेंड किया गया है, रेशिया रिमेन एज ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर, ये मेंबर है बट इसको सस्पेंड किया गया। हाउएवर इट विल बी बार्ड फ्रॉम अटेंडिंग मीटिंग्स, ये मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपने देखा है। अर्लियर पाकिस्तान जो था वो ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान जो था पिछले साल वो ग्रे लिस्ट में था, लेकिन उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क। तो आपको क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान किस लिस्ट में है, आपको बोला वो ग्रे लिस्ट में अब नहीं है। ग्रे 2 लिस्ट हमारे पास है, एक हमारे पास है ग्रे लिस्ट और दूसरा हमारे पास है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो है इसको दूसरा नाम बोला जाता है जुरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा जुरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू, आपको बोलना है इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब ये लिस्ट है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में 19 कंट्रीज एट प्रेजेंट हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको आप बोलते हो DRC। देखो, एक होता है कांगो, वो अलग है, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। मोजाम्बिक और दूसरा जो है तंजानिया, ये इस कंट्री के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल 19 है, बट इन 3 का अगर याद रखो कि पाकिस्तान और निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ जो है इसमें नहीं है, जनरली पाकिस्तान इसमें नहीं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था। इसके अलावा ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट कंट्रीज का दूसरा नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है हाई रिस्क कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है इनको, हाई रिस्क जुरिसडिक्शन कंट्रीज। 3 कंट्रीज आप याद रखोगे, एक कोरिया याद रखोगे, लेकिन कौन सा वाला कोरिया? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। तो म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा समरी आपको बताऊं, मैंने किसकी बात की? मैंने की है बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, मैंने बात की। इसमें मैंने एक टर्म का यूज किया है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट का मैंने यूज किया है। मैंने इसके एम के बारे में बताया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एम क्या है, आपको बोलना है टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड है। मैंने 2 इंपॉर्टेंट लिस्ट के बारे में बताया है, यहाँ पर मैंने आपको ब्लैक लिस्ट के बारे में बताया और ग्रे लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो उसको बाहर निकाला गया, और अब ये जो है ब्लैक लिस्ट में 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। और मैंने आपको बोला है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये किसका इनिशिएटिव, आपको बोला G7 कंट्री का इनिशिएटिव है। इसके साथ मैंने आपको बोला G8 क्या है, ये एक्चुअली G7 ही है, ये मैं लिखूंगा G7 ही है प्लस रेशिया, तो बन गया आपका G8, ठीक है। ये अगर बन गया आपका G8 है, अगर आपको G7 निकालना होगा आप लिखोगे G8 माइनस रेशिया करोगे तब भी बनेगा। और G20 मैंने आपको बोला था, G20 में G8 कंट्रीज भी आती है, ऑटोमेटिकली G7 वाली कंट्रीज भी आ जाती हैं। तो यहां पर हम G7 जो है आपको समझ आया होगा। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जो रेशिया जो है इसको सस्पेंड किया गया है, किसकी मेंबरशिप है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबरशिप से। बस ये आपका मोटा मोटा जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हैं ओपेक जो है, इसका दूसरा नाम जो है इस ओपेक का, वो है आल्सो नोन एज वेना ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, वेना ग्रुप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। ओपेक ठीक है, यहां पर ओपेक प्लस वाज क्रिएटेड इन 2016। देखो JKS में क्या होता है, देखो जो यहाँ का एग्जाम आपको है ना, यहाँ पर ज्यादा डेट्स पूछे जाते हैं, ज्यादा फैक्चुअल पेपर पे काम होता है यहाँ पर, तो याद रखना है इसको क्रिएट किया गया है 2016 में, लेटेस्ट ही है, आप याद रख सकते हो। व्हेन ओपेक कंट्रीज डिसाइडेड टू अलाई विद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो भी ओपेक कंट्रीज हैं, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से ओपेक कंट्रीज हैं। जब ओपेक कंट्रीज जो हैं, ठीक है, ओपेक कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, हम किसके साथ अलाई बनाएंगे, अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ। आ रही बात समझ? व्हेन
OPEC countries decided to ally with other oil producing countries outside the group, जो OPEC ग्रुप में नहीं आते हैं। क्यों? टू कट डाउन द ग्लोबल आउटपुट ऑफ द ऑयल, सो दैट ग्लोबल आउटपुट जो ऑयल का है उसको कट डाउन कर सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास OPEC प्लस। मतलब OPEC प्लस में एक तो OPEC वाली कंट्रीज भी आती हैं और नॉन OPEC कंट्रीज भी आ जाती हैं, तो ये बन जाता है OPEC प्लस। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, अंडर द पैक्ट कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन द कंट्रीज हैव वर्कड टुगेदर टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। तो OPEC जो है ये रिलेटेड किसके साथ है? जो एनर्जी प्राइसेस होती है, जो ऑयल का प्राइस होता है, इसके साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, कौन? OPEC। The non-OPEC countries which export crude oil along with 14 OPEC countries are called as OPEC plus countries। और ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नॉन ओपेक कंट्रीज कौन सी हैं? आपको बोलना है नॉन ओपेक कंट्रीज, वो नॉन ओपेक कंट्रीज जो कि ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, किनके साथ? 14 कंट्रीज, 14 ओपेक कंट्रीज के साथ, इनको बोलते हैं ओपेक प्लस। तो अगर मैं आप यहाँ पर लिखूंगा ओपेक प्लस क्या है, आपको लिखना ओपेक प्लस जो है ये 14 ओपेक कंट्रीज हैं, प्लस क्या है और अदर नॉन ओपेक कंट्रीज। यहाँ पर आप लिखो नॉन ओपेक कंट्रीज, वही बन गया ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में ओपेक कंट्रीज भी आ जाती है और नॉन ओपेक कंट्रीज भी आ जाती है। ठीक है, इसको हम ओपेक प्लस कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आपको डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पता होना भी चाहिए। आप जनरली तो न्यूज में पढ़ते ओपेक ओपेक, लेकिन पता होना चाहिए कि ओपेक की बात क्या कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया, ओपेक प्लस कंट्रीज इंक्लूड, कौन कौन से ओपेक प्लस में आती है, याद रखना। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। देखो दोनों, एक साउथ सूडान भी है और दूसरा सूडान भी है। ये सारी पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक प्लस कंट्री, आपको पता होनी चाहिए। ओपेक का मतलब क्या है? ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम जो है इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इन कंट्रीज को बोला जाता है ओपेक प्लस कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन जनरली बनता है ये कौन से, और ये एनजीओ है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिएट हुआ है ये बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960s में। किसने इसको ओपेक को क्रिएट किया है? आपको बोलना है इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला और ईरान ने। अभी जो मैंने आपको बताया था वो था, यहाँ पर अगर आप देखो कि ये मैंने बोला था ओपेक प्लस की मैंने बात की। देखो ओपेक प्लस की बात की 2016, ठीक है 2016, ओपेक प्लस की मैंने बात की 2016, लेकिन ये मैं जनरली अब ओपेक की बात कर रहा हूँ। ओपेक जो है ये क्या है, आपको बोलना है इसको 1960 में इसकी जो है उसको क्रिएट किया गया है। किसने? ईरान, इराक, कुवैत ने। एम क्या है इसका? टू मैनेज सप्लाई ऑफ ऑयल, ऑयल सप्लाई को मैनेज करना, ये इसका काम है। ठीक है, टू सेट द प्राइस ऑफ द ऑयल, ऑयल प्राइस को सेट करना है। वर्ल्ड मार्केट में जो भी वर्ल्ड मार्केट में ऑयल होता है उसका प्राइस जो है सेट करता है, ये ओपेक करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको बोला वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये पता होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसके बाद ओपेक मेंबरशिप इज ओपन। अब कौन सी कंट्री ओपेक की मेंबरशिप ले सकती है? कौन सी कंट्री ओपेक मेंबरशिप ले सकती है? आपको बोलना है इज ओपन टू एनी कंट्री। ये यहाँ पर कीवर्ड है। अब आप बोलोगे शायद वही कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्ट करते नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। हाँ, जो क्या करते हैं यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, एंड विच शेयर्स द आइडियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो आइडियल्स होते हैं उनको शेयर करता है। मतलब कोई भी कंट्री यहाँ पर जो है मेंबरशिप ले सकते हो ओपेक की, जो कि एक्सपोर्ट ऑयल को करती है। ओपेक हैज टोटल 13 मेंबर कंट्रीज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा इस बार। डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद, कितने मेंबर्स? आप बोलो 13 मेंबर्स हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब, जनरली मुस्लिम कंट्रीज मैक्सिमम है इसमें, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया और गिबन, इक्वेटोरियल रिपब्लिक, ठीक है, इक्वेटोरियल गोनिया, और दूसरा जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सारी कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूंगा क्या क्या इसमें याद रखना ओपेक में, तो ओपेक में सिर्फ आपको याद रखना ओपेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, नंबर फर्स्ट। दूसरा आपको याद रखना ये क्या है, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है किस कॉन्फ्रेंस में इसको क्रिएट किया गया, बगदाद कॉन्फ्रेंस। चौथा आपको याद रखना कब इसकी फॉर्मेशन 1960 में, और किसने इसकी फॉर्मेशन की है, ये आपको कंट्रीज याद रखना है। एम इसका पता होना चाहिए, आपको बोलना ऑयल जो होता है ऑयल का प्राइस सेट करना और ऑयल को सप्लाई करना, ये सारी चीजें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसकी एट प्रेजेंट 13 मेंबर कंट्रीज हैं, 13 के 13 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ओपेक प्लस जो है, मैंने आपको पहले बोला ओपेक प्लस का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली होता है ओपेक कंट्रीज
और इसके साथ किसको जोड़ा जाता है, नॉन ओपेक कंट्रीज, नॉन, ठीक है, उनको जोड़कर ही ओपेक प्लस कंट्रीज बनती है। और इसकी फॉर्मेशन जो होती है ओपेक की वो 1960s में, लेकिन ओपेक प्लस की अगर आप बात करोगे 2016 में, ठीक है, 2016 में बनाया गया। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको 50-60 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट करंट अफेयर के साथ लिंक होता है, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे आपको ये सेशन कैसा लगा। स्टूडेंट मैं डेली बेस पे आपको एक कवर का भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। अभी आपको फ्लो बनना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इस पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, वही सर टेलीग्राम चैनल वो आपको शेयर करेंगे हम। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओ, वहां पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाओगे, ठीक है।